हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स टॉपिक को। और आज हम आपको समझाएंगे कि डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स में क्या क्या अंतर होते हैं। हालांकि बच्चों, मैंने इससे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के तमाम वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया था, जिसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बोलते थे। और इन 8 को मिलाकर आप उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते थे ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश के तमाम शब्दों को केवल 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को बोलते हैं फॉर्म क्लासेस और दूसरे भाग को बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। ये सभी बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हालांकि स्टूडेंट, मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको यह भी बताया था कि मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से एडजेक्टिव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वे एडजेक्टिव जो बदलते हैं और दूसरा वे एडजेक्टिव जो नहीं बदलते हैं। तो जो एडजेक्टिव बदल जाते थे उन्हें आप एडजेक्टिव ही कहते थे, लेकिन जो एडजेक्टिव नहीं बदलता था उन्हें आप डिटर्मिनर्स कहते थे। तो आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स, यानी यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि वैसा एडजेक्टिव जो नहीं बदलता है उसे हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम देखेंगे कि डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं। आइए बोर्ड पे देखिए बच्चों, यहां पे देखिए हमने डिटर्मिनर्स का डिफिनेशन नोट किया है। अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले आता है, उसके मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए आपको हम साधारण भाषा में समझाते हैं कि डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी नाउन के पहले आता है, उस नाउन को क्लेरिफाई करने के लिए उसी को हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा नाउन है और इसके पहले आ जाएगा आपका डिटर्मिनर्स। और ये डिटर्मिनर्स क्यों आया? तो सर, इस नाउन को क्लेरिफाई करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए ये डिटर्मिनर्स आया था। यानी एक बात आपको याद रखना है, डिटर्मिनर्स कहां आते हैं? सर, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको कुछ समझाएंगे डिटर्मिनर्स के उदाहरण। हमने कुछ एग्जांपल्स नोट किए हैं, उन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। बच्चों यहां देखिए सम डिटर्मिनर्स जो यहां पे हमने नोट किया है। आइए बारी बारी से सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल्स को। देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो सर, ए, एन और द को आर्टिकल्स बोलते हैं। और ये जो आर्टिकल्स है ये भी डिटर्मिनर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो सर, ये सभी डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ही आ जाएंगी। मतलब ए, एन और द आर्टिकल तो है ही, ये डिटर्मिनर्स भी हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आइए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव यानी होता है अधिकारवाचक, और एडजेक्टिव यानी विशेषण, यानी अधिकार दिखाने वाला विशेषण। मान लीजिए मैं कहूंगा ये कलम आपका है, दिस इज योर मार्कर। मैं बोलूं दिस इज योर मार्कर, यानी कि मार्कर किसका है? तो आपका है। तो बताइए इस पे किसका अधिकार हो गया? तो आपका हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे अधिकारवाचक। देखिए तो इसमें क्या आएगा? आपका। आपका का स्पेलिंग क्या होता है? योर। मैं बोल दूं नहीं, ये मार्कर आपका नहीं है, ये मार्कर मेरा है, तो मेरा का क्या हो जाता है? माई। तो यहां देखिए माई नोट किया गया है। तो माई, योर, आवर, हीज, हर, इट्स और देयर, ये सभी आ जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत। देखिए आपको ये वाला जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो याद नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ये ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसी को बोलते हैं डिटर्मिनर्स। यही है डिटर्मिनर्स। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए ये क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी दिस, दैट, दीज, दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये क्या हो गए? तो ये हो गया सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि ये भी क्या है? तो सर ये भी है डिटर्मिनर्स। यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। बच्चों आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है नंबर्स। देखिए नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 1, 2, 3, 4, ऐसे करके आप जितना चाहे बोल सकते हैं। उसी तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसी तरह डबल, ट्रिपल, इस तरह करके ट्वाइस, थ्राइस, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी गिनती के शब्द हैं। तो गिनती के शब्द क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं डिटर्मिनर्स। देखिए तो जितने भी नंबर्स होंगे क्या हो जाएंगे? वो सभी डिटर्मिनर्स हो जाएंगे। फिर आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो बताइए, आप कहेंगे सर देखिए
आप तो हमें एडजेक्टिव पढ़ाए ही नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव का नाम नोट किया है, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो आप मुझे एडजेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव दो प्रकार के होते थे मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। पहला वो एडजेक्टिव जो बदल जाते थे उसको तो आप एडजेक्टिव ही बोलते थे, लेकिन दूसरा वो एडजेक्टिव जो नहीं बदलते थे उन्हें आप डिटरमिनर्स कहते थे। तो यहाँ भी ये जो है ना, ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, इसीलिए हम इसके अंतर्गत एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं इसके बारे में एक सेपरेट चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, जहां पे मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहीं पे आपको समझाऊंगा इन सभी के बारे में। अभी आपको क्या याद रखना है बच्चों? अभी आपको ये सभी यादें रखनी है। अब आइए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। तो बताइए प्रश्न किससे पूछते हैं? व्हाट, विच, हुज, ये क्या हो जाएंगे? तो सर ये हो जाएंगे आपकी डिटरमिनर्स। उसी प्रकार ये था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सभी क्या हो जाएंगे? डिटरमिनर्स। आगे देखिए फिर आ जाएगा क्वांटिफायर्स, जैसे मेनी, सॉम, एनी, नो, ऑल, मच, लिटिल, ये सभी क्या है? क्वांटिफायर्स है, इससे क्वांटिटी का बोध होता है। तो बताइए ये सभी क्या हो गए? तो सर ये भी हो गए डिटरमिनर्स। यानी कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पे जो भी नोट किया गया है वो सभी है डिटरमिनर्स। बच्चों आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने नोट किया है अनिल इज माई ब्रदर, अनिल मेरा भाई है। तो बताइए ब्रदर यानी होता है भाई, तो बताइए भाई को हम गिन सकते हैं कि नहीं? तो यस सर, भाई को गिन सकते हैं। तो जिस भी चीज को आप गिन सकते हैं उसके पहले, यानी जिसको गिन सकते हो क्या है? तो नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा आता है डिटरमिनर्स। तो बताइए माई डिटरमिनर्स है कि नहीं? यस सर, यहाँ पे देखिए माई डिटरमिनर्स है। उसी प्रकार एनिमल यानी होता है जानवर, बताइए जानवर को गिन सकते हैं कि नहीं? यस सर, गिन सकते हैं। तो इसके पहले क्या आ जाएगा? तो सर ये डिटरमिनर्स है, यानी कि ए एन क्या है? डिटरमिनर्स है। उसी प्रकार बताइए काव यानी होता है गाय, बताइए हम गाय को गिन सकते हैं कि नहीं? तो यस सर, गिन सकते हैं, इसीलिए इसके पहले जो भी आएगा वो हो जाएगा डिटरमिनर्स। फिर बच्चों यहाँ देखिए योर स्कूल इज गुड, आपका स्कूल कैसा है? अच्छा है। तो बताइए स्कूल को हम गिन सकते हैं कि नहीं? यस सर, गिन सकते हैं। तो इसके पहले जो भी आएगा क्या हो जाएगा? वो डिटरमिनर्स हो जाएगा। तो योर क्या हो गया? डिटरमिनर्स। फिर आगे बताइए ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, यानी क्या हो जाएगा? मनी। बताइए मनी को हम गिन सकते हैं कि नहीं? या फिर काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो भी आएगा, नाउन के पहले जो भी आता है, देखिए नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं आपको कह रहा हूं कि नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? तो सर हो जाएगा डिटरमिनर्स। तो बताइए मनी यानी पैसा, ये नाम है कि नहीं? ये सर नाम है। तो इससे पहले जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? तो डिटरमिनर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने हीज नोट किया था, ये डिटरमिनर्स है। उसी प्रकार सी एट सॉम राइस, तो राइस यानी चावल, बताइए चावल को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ये नाउन है, नाम है कि नहीं? यस सर, नाम है। तो नाम से पहले जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? सर वो हो जाएगा आपका डिटरमिनर्स। देखिए वो गिनती हो या ना हो, नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। जो गिनती हो जाते हैं वो वाले नाउन भी, और जो गिनती नहीं होते हैं वो वाले नाउन भी, उन सभी के पहले डिटरमिनर्स आएंगे ही आएंगे। ये बातें आपको क्लियर कर लेनी है। अब बच्चों यहां देखिए आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास रुपीज है, पैसे हैं, कितने हैं? तो 10। तो बताइए 10 गिनती है कि नहीं? यस सर, गिनती है। हम बोल रहे हैं रुपीज यानी पैसा, बताइए नाम है कि नहीं? यस सर है। रुपया नाम है कि नहीं? यस सर है। तो नाम को आप नाउन बोलते हैं, और नाउन से पहले हमेशा आएगा डिटरमिनर्स। देखिए यहाँ पे आया ना, नाउन से पहले डिटरमिनर्स, तो इसको हम बोलेंगे डिटरमिनर्स। फिर बताइए आंसर लिखा हुआ है, आंसर यानी क्या होता है? आंसर, उत्तर। तो बताइए ये भी तो नाम है, तो इसके पहले जो भी आएगा क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा आपका डिटरमिनर्स। फिर बताइए दिस इज हर साड़ी, बताइए साड़ी लिखा हुआ है ना, साड़ी भी तो नाम है, इसके पहले जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? सर डिटरमिनर्स हो जाएगा। हर क्या हो जाएगा? सर हर हो जाएगा डिटरमिनर्स। आगे बताइए बच्चों, देखिए ईच बॉय हैड अ बुक, देखिए बुक क्या है? सर बुक यानी किताब। तो बताइए किताब को हम गिन सकते हैं कि नहीं? ये नाम है कि नहीं? ये सर नाम है। तो नाम से पहले जो भी आता है वो क्या हो जाएगा? तो सर ये डिटरमिनर्स हो जाएंगे। उसी प्रकार बॉय यानी लड़का, लड़का भी तो नाम है, इसको गिन सकते हैं कि नहीं? यस सर, गिन सकते हैं। तो इसके पहले जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? सर ये डिटरमिनर्स हो जाएंगे। इच क्या हो जाएगा? डिटरमिनर्स। देखिए हमने आपको यहाँ समझाया है। उसी प्रकार बच्चों आगे देखिए हुज पेन इज दिस, बताइए ये पेन लिखा हुआ है, पेन यानी क्या होता है? कलम, बताइए नाम है कि नहीं? यस सर नाम है। तो नाम से पहले जो भी आएगा क्या हो जाएगा? वो डिटरमिनर्स हो जाएगा। इस प्रकार आप डिटरमिनर्स को समझ चुके होंगे।
बच्चों अब हम अपने मेन टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। अब हम समझेंगे कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल में उसका उच्चारण कैसे होता है, इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। आइए बच्चों बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। देखिए आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी ए, एन और द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। ये बातें आप बहुत दिन पहले से भी जानते होंगे कि ए, एन और द को आर्टिकल्स बोला जाता है। देखिए आर्टिकल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हमने नोट किया है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए ये डेफिनिट है यानी कि निश्चित है, और इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। तो बताइए कोई चीज अगर निश्चित होगा तो डेफिनिट आर्टिकल होगा, और कोई चीज निश्चित नहीं होगा तो वो इनडेफिनिट आर्टिकल होगा। तो बताइए डेफिनिट में क्या आएगा, देखिए कोई भी चीज अगर निश्चित है तो वो हो जाता है, उसके पहले आएगा द, तो द क्या हो जाता है, तो सर ये डेफिनिट आर्टिकल हो जाता है। दी इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट क्या हो जाएगा, तो सर यहां देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, तो ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी ए और एन को, ए और एन को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो बताइए इनडेफिनिट आर्टिकल्स किसके पहले आएंगे, इनडेफिनिट यानी कि जो डेफिनिट ना हो। मान लीजिए आपके पास कोई इंसान आया और आपके भाई द्वार पे गए और उन्होंने उन्हें देखा और कहा भैया द्वार पे कोई इंसान आया है। तो ना तो आप उस इंसान को जानते हैं और ना आपका भाई जानता है, आप दोनों नहीं जानते हैं। तो अगर आप दोनों नहीं जानते हैं तो उसके पहले लगेगा ए। अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, किसी वस्तु को नहीं जानते हैं, किसी स्थान को नहीं जानते हैं, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। यानी अनिश्चित चीज के पहले, जो चीज अनिश्चित है उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम है अनिश्चित आर्टिकल्स। यानी कि अनिश्चित आर्टिकल्स यानी इनडेफिनिट आर्टिकल जो डेफिनिट ना हो। तो जो चीज भी डेफिनिट नहीं होगा उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। हालांकि हम आगे इसका जब नियम बताएंगे तो वहां पे आपको हम इन सभी के बारे में बारी बारी से समझाएंगे। बच्चों आपके दिमाग में एक और डाउट रहता है, सर देखिए कहीं कहीं इसको हम अ बोलते हैं, कहीं कहीं ए बोलते हैं, उसी तरह कहीं कहीं इसको एन बोलते हैं, कहीं कहीं अन बोलते हैं, उसी तरह कहीं कहीं इसको द बोलते हैं, कहीं कहीं दी बोलते हैं। तो इसमें क्या अंतर है, तो आइए बच्चों हम अंतर को यहाँ पे क्लियर करेंगे कि इसमें अंतर क्या है। देखिए हमने आर्टिकल्स को नोट कर लिया है, ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। बताइए ए है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ए तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ इसको अ भी बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं आई हैव अ मार्कर, क्या है, आई हैव अ मार्कर, हमने अ बोल दिया। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो सर अ है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए है। तो बताइए इसको ए भी बोलते हैं और इसको अ भी बोलते हैं, है दोनों सही, ऐसा नहीं कि ये गलत है, दोनों सही है। उसी प्रकार एन भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं और इसको अन भी बोलते हैं, दोनों सही है। उसी प्रकार द को द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, दोनों सही है। तो बताइए किसका प्रयोग कहाँ करना है, ये आपको समझना है तो दोनों सही, लेकिन प्रयोग आपको समझना है कि किसका प्रयोग कहाँ होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको किसी से बात करना है, इंग्लिश में स्पीच देना है, तो आप कैसे करेंगे, आप यूज करेंगे वीक फॉर्म का। देखिए हमने यहाँ पे नोट किया है वीक फॉर्म, वीक यानी क्या होता है, कमजोर फॉर्म, इसका आप उपयोग करेंगे और किसी से बातचीत करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, हमने कहा आई हैव अ मार्कर, मैंने कहा आई हैव अ मार्कर, तो बताइए अ मैंने बोला क्यों, क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। तो बातचीत करने के क्रम में हम इसको ए नहीं बोलते हैं, इसको हम अ बोलते हैं। उसी प्रकार अगर किसी से बातचीत नहीं करना होगा, अगर मान लीजिए हमें इस कलम पे जोर देना होता कि मेरे पास केवल एक कलम है, तो आई हैव ए मार्कर में बोलता है। ए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी किसी चीज पे जोर देना होगा तो आप वहां पे ए बोलेंगे, लेकिन अगर किसी से बात करना होगा, स्पीच देना होगा, तो वहां पे आप अ का प्रयोग करेंगे। समझ गए, ये दोनों सही है। किसी चीज पे जोर देना है तो ए लिखेंगे, और किसी से बात करना है, स्पीच देना है, तो हम अ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार ये अन भी है और एन भी है, लेकिन अन कहाँ लगेगा, जब किसी से बात करना है, स्पीच देना है, तो वहां पे हम अन का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी चीज पे अगर जोर देना है तो वहां पे हम एन बोल देते हैं, है दोनों सही। उसी प्रकार द को हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, लेकिन किसी चीज पे जोर देना हो तो हम सीधे दी बोल देते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज पे जोर देना हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स है। और हम किसी से बात करना हो, स्पीच देना हो, तो वहां पे हम वीक फॉर्म्स का उपयोग करेंगे।
उम्मीद है बच्चों कि आप इस बातों को समझ गए होंगे, जो भी इसमें डिफरेंसेस था आप उसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं, आगे नोट करते हैं कि आगे क्या दिया गया है। हम एन के नियम को पहले देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों पहले हम नियम को नोट करते हैं, उसके बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे। आइए बच्चों, एन के प्रयोग को देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का पोजीशन कहां कहां हो सकता है। तो आइए बच्चों बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे नियम नंबर 1। इसमें क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन्स के पहले होता है। यानी आर्टिकल्स का प्रयोग कहां होगा, तो सर नाउन्स के पहले होगा। अब नाउन्स क्या होते हैं, तो सर किसी भी नाम को हम नाउन्स कहते हैं। तो बताइए, गर्ल यानी होता है लड़की, तो लड़की नाम है कि नहीं, यस सर। लड़की कहने से बहुत सारे लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए लड़की एक नाम है। ठीक है, ये कॉमन नाउन है, तो नाउन है, तो नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या हो जाता है, तो सर वो आर्टिकल्स हो जाता है। तो बताइए आर्टिकल्स कहाँ आएंगे, सर नाउन से पहले आते हैं आर्टिकल्स। फिर बताइए नर्स क्या है, तो सर नर्स भी एक नाम है, तो नर्स के पहले ये जो भी आ रहा है ये क्या है, तो ये आर्टिकल है। गर्ल के पहले जो भी ये आ रहा है ये आर्टिकल है। तो हमारे कहने का मतलब है गर्ल क्या हो गया, तो सर नाउन हो गया। नर्स क्या हो गया, तो सर नाउन हो गया। और नाउन से पहले क्या आता है, तो सर आर्टिकल आता है। ये बात आप समझ गए होंगे बच्चों। आप देखते हैं नियम नंबर 2 को, कि नियम नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है। पहले इतना समझिए, यहां तक कहा जा रहा है यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। देखिए अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग होगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। बच्चों अगर आपने हिंदी को सही से पढ़ा है तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा हिंदी व्याकरण में विशेषण, और विशेषण में आपको समझाया जाता है कि किसी विशिष्टता को ही विशेषण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बुरा हूं, तो ये मेरा विशेषता है, ये हम में क्या है, एक विशेषता है, इसी को हम विशेषण बोलते हैं। उसी प्रकार मैं अच्छा हूं, तो ये मेरा विशेषता है, उसी को हम विशेषण बोलते हैं। तो इन सभी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर इन सभी को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो बताइए उसी तरह हम बोल देंगे गुड, तो गुड मीन्स क्या होता है, तो सर अच्छा होता है। तो अच्छा क्या हो जाएगा, सर ये मेरे में गुण है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। उसी तरह बैड यानी होता है बुरा, मान लीजिए आप बुरा हैं, तो क्या हो जाएगा, सर आप में वो गुण है, तो गुण है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी गुण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आइए अगर हम आपको कह दे कि ये जो मार्कर है ये काला है, तो बताइए काला क्या हो गया, तो सर मार्कर का गुण हो गया। यानी कि मार्कर क्या है, सर मार्कर काला है, तो मार्कर का गुण है कि ये काला है। मैं बोल दूं ये मार्कर ब्लू है, तो बताइए मार्कर का गुण क्या है, ये ब्लू है, ये इसका गुण है। और भी मैं बोल देता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि आप बहुत गोरे हैं, तो बताइए गोरा ये क्या है, तो सर ये आपका गुण है। ठीक है, आप समझ गए, ये मैंने हिंदी में समझाया। आइए अब बोर्ड पे देखिए, आप इन सभी बातों को समझ जाएंगे। तो इन सभी को मैं क्या बोलता हूं, तो इन सभी को एडजेक्टिव बोल देता हूं, क्योंकि जो भी मैंने अभी आपको बताया है वो सभी एडजेक्टिव्स थे। अब आइए उदाहरण देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है दिस इज अ ब्लैक मार्कर, ये क्या है, एक ब्लैक मार्कर है। तो बताइए बच्चों मार्कर क्या होता है, तो सर मार्कर नाम है, तो ये हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब बताइए नाउन से पहले ये क्या आ गया, तो सर ये देखिए ये काला है, तो बताइए मार्कर कैसा है, तो सर मार्कर काला है, तो इसका गुण है, तो गुण को ही हम क्या बोलते हैं, तो सर हम इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो बताइए कहा जा रहा था यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। तो बताइए एन का प्रयोग कहां हो रहा है, तो सर एडजेक्टिव से पहले यहां पे हो रहा है। तो ये किसके हिसाब से लगेगा, तो एडजेक्टिव के हिसाब से लगेगा। बताइए एडजेक्टिव में ब्लैक लिखा हुआ, ब्लैक, तो ब्लैक लिख लीजिए इधर, अदा ब और ले और क। बताइए किससे शुरू है, तो ब से शुरू है। अगर ये ब से शुरू होगा तो इसके पहले ए लगेगा, लेकिन अगर ये आ से शुरू होगा तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो ए आया है ये मार्कर के लिए आया है। देखिए मार्कर कितना है, तो एक मार्कर है, लेकिन कैसा है, ब्लैक है। तो ए किसके लिए आया है, मार्कर के लिए आया है, लेकिन लगता किसके हिसाब से है, तो अपने बगल वाले के हिसाब से।
अपने बगल वाले के हिसाब से इंसान चलता है, उसी तरह ये भी अपने बगल वाले के हिसाब से लगेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, यहां पे कहा जा रहा है शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल। तो बताइए, गर्ल यानी लड़की, तो बताइए नाम है कि नहीं? यस सर, नाम है, तो इसको हम नाउन बोलेंगे। उसी प्रकार बच्चों देखिए, लड़की कैसी है? तो एक्सीलेंट है, तो ये क्या हो गया? उसका गुण हो गया, तो गुण को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो कहा जा रहा था यदि नाउन हो और नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। तो ये एडजेक्टिव है, इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। लेकिन कैसे होगा? तो इसके हिसाब से होगा। देखिए, एक्सीलेंट लिखा हुआ है, एक्सीलेंट, ए से आ रहा है ना, इसीलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, आप ये बात समझ गए। अब आप मुझको एक बात बताइए, ये एन किसके लिए लगा है? तो आप कहेंगे सर एन इसके हिसाब से लगा है, लेकिन ये लगा किसके लिए है? सर एन गर्ल के लिए लगा है। असली में किसके लिए लगा था? गर्ल के लिए। लेकिन किसके हिसाब से लगता है? सर इसके हिसाब से लगता है, बगल वाले के हिसाब से लगता है। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं। यहां तक हमने समझ लिया कि अगर नाउन होगा और नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के पहले ए एन लगेगा। बच्चों यहां पे मैंने आपको समझाया है कि नाउन के पहले ए एन लगता है, लेकिन एक और मैंने कथन आगे बढ़ाया, तो मैंने आपको कहा यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, देखिए यहां पे नाउन के पहले ए एन लगा था, अब कहा जा रहा है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले ए एन लगेगा। तो यहां देखिए हमने इन दोनों को समझा दिया। अब आइए थोड़ा सा और इसमें ऐड करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स से पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब से पहले होता है। अब कहा जा रहा है, देखिए यदि नाउन हो और नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के हिसाब से ए एन लगेगा। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहां पे देखिए, ये बॉय मीन्स क्या होता है? तो लड़का होता है। सर लड़का क्या हो गया? नाम, तो हम इसको नाउन लिख लेते हैं। नाउन हो गया, नाम है तो क्या है? नाउन है। लड़का कैसा है सर? तो हैंडसम है, ये उसका गुण है, तो ये हो जाएगा ए डी जे यानी कि एडजेक्टिव। अब बताइए लड़का कैसा था? तो हैंडसम था, लेकिन कितना हैंडसम है? तो वेरी हैंडसम, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत क्या हो गया? तो ये हो गया एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। देखिए ये नाउन है और नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले जो आया है वो एडवर्ब है। तो उसी तरह कहा जा रहा है यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले लगेगा। बताइए किसके पहले लगेगा? तो सर एडवर्ब के पहले लगेगा। लेकिन किसके हिसाब से लगेगा? तो मैंने आपको बताया है अपने बगल वाले के हिसाब से लगेगा। तो वेरी लिखा हुआ है, वह आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, माई ब्रदर इज एन एक्सट्रीमली फास्ट रनर। बताइए मेरा भाई कैसा है? एक्सट्रीमली फास्ट रनर है। कैसा है भाई? रनर है। तो बताइए यहां पे लिखा हुआ है एक्सट्रीमली। क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा आपका ए डी भी यानी कि एडवर्ब हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो पहले आप नीचे वाले समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे काव्या इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो बताइए गर्ल यानी क्या होता है? सर लड़की होता है, तो लड़की हो गया नाउन। और इसके पहले क्या है? काव्या कैसी है? तो गर्ल है। और गर्ल कैसी है? तो सर ब्यूटीफुल, तो उसमें ये गुण है, तो ये हो जाएगा ए डी जे एडजेक्टिव। गर्ल का गुण क्या था? सर वो ब्यूटीफुल है, ये उसका गुण है, तो गुण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और इसके पहले देखिए कितना ब्यूटीफुल है? तो सर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली, तो ये हो जाएगा ए डी भी एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो कहा जा रहा था यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। किसके पहले? तो एडवर्ब के पहले होगा। लेकिन किसके हिसाब से? तो अपने बगल वाले के हिसाब से। देखिए एक्सट्रीमली लिखा हुआ है, ए आ रहा है ना, इसीलिए इसके पहले एन लगेगा। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसी प्रकार स्टूडेंट यहां देखिए ये भी क्या है? एक्सट्रीमली एडवर्ब है। उसी तरह यहां भी एक्सट्रीमली है, तो ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब से पहले क्या लग गया? एन लग गया। हमने यही आपको समझाया है, समझ लीजिए। हमने कहा था, इसको मिटा लेते हैं, कि ए एन का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ये पहला मेथड था, यानी कि ये पहला बात हमने कहा। दूसरा हमने कहा यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है। तीसरा बात हमने क्या कहा? यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो
तो एन का प्रयोग कहाँ होगा? तो सर एडवर्ब के पहले होगा। ये हमने 3 बातें आपको बता दी। यही था पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। बच्चों हमने आपको यहाँ पे क्या बताया है कि पहले वाले लेटर को देखना है, इसके साउंड को देखना है। बताइए यहाँ पे ब लिखा था, ब प फ ब, तो देखिए इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ए एन लगाया है। अब आइए हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों साउंड कितने होते हैं, आइए आपको समझाते हैं। देखिए जब आप अल्फाबेट पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है एबीसीडी के अक्षर कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। लेकिन अगर साउंड की बात किया जाए तो साउंड 26 नहीं होता है, साउंड 44 होता है। कौन कौन से, आइए यहाँ पे देखते हैं। वावेल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। कुल मिलाकर कितने हो गए, तो सर 44 हो गए। तो साउंड कितने होते हैं, 44। हालांकि बच्चों आपको ये पढ़ना नहीं है और आप सोचेंगे कि ये 44 साउंड कौन कौन से है, आप मुझे बता दीजिए। तो अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप जाइए गूगल करिए, आपको ये 44 का 44 वहां मिल जाएगा। हालांकि ये आपके किसी भी काम का नहीं है, ये सिंगर के काम का होता है, जो गाना वाना गाते हैं ये उसके काम का होता है, ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप इस पर टाइम न वेस्ट करके आप इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों हमने आपको साउंड समझाया कि साउंड होते हैं 44, जिसमें वावेल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम समझेंगे यूज ऑफ ए एन, इसका हम प्रयोग समझेंगे कि ए एन का प्रयोग कहां होता है। तो आइए अब हम नियम नंबर 1 को देखते हैं कि ए एन का प्रयोग कहां होता है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपने बचपन में जो भी रटा था अधिकांश आपने वहां पे गलत रटा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने गलत क्या क्या रटा था, आपके जितने भी गलत फहमी थी उन सभी को आज हम दूर करेंगे। आइए बच्चों यहाँ देखिए, आपने बचपन में पढ़ा था कि एन का प्रयोग कहां होता है, तो आपने पढ़ा होगा सर ए ई आई ओ और यू, इन पांचों के पहले एन का प्रयोग होता है। ये आपने बचपन में पढ़ा था, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपको लेटर पे ध्यान नहीं देना है, आपको साउंड पे ध्यान देना है। कहां पे, साउंड पे ध्यान देना है और उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको कहां ध्यान देना है, साउंड पे ध्यान देना है बस। अगर आप साउंड पे ध्यान देंगे तो ये सभी आपसे फटाफट बन जाएंगे। आइए नियम नंबर 1 को पढ़ते हैं। बच्चों यहां देखिए कहा जा रहा है ए एन का प्रयोग शब्द के प्रथम लेटर को देखकर नहीं, मतलब ए एन का प्रयोग प्रथम लेटर को देख के नहीं करना है जैसे आप बचपन में करते थे, वैसे नहीं करना है, बल्कि प्रथम लेटर की उच्चारण ध्वनि को देखकर करे। यानी कि प्रथम लेटर के उच्चारण ध्वनि को देखकर ए एन का प्रयोग करना है। आप बचपन में ऐसे पढ़े थे कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता है, जो कि गलत है। कैसे गलत है आपको हम प्रूफ के साथ बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको लगेगा सर गलत कैसे हो गया, बचपन में जो भी हमें पढ़ाया गया था वो तो सही होगा लेकिन वो गलत था। आइए हम प्रूफ करते हैं कि गलत कैसे था। बच्चों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जैसा कि आपको पता होगा हिंदी में स्वर होता है, तो बताइए हिंदी में स्वर कितना होता है, सर पूरा स्वर 11 होता है। नाम लिख लीजिए सभी का, अ आ छोटी और बड़ी, फिर छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए ओ औ, ये सभी क्या हो जाएंगे, तो सर ये सभी हो जाते हैं स्वर। तो देखिए आपको इसमें भी उसी तरह करना है, आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है और इसके उच्चारण ध्वनि पे ध्यान देना है। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला, क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, क्या आ रहा है, अम्ब्रेला। बताइए किससे शुरू है, अ से शुरू है। तो हमने कहा अगर इन 11 में से किसी से भी शुरू होगा, अगर स्वर से शुरू होगा तभी इसके पहले एन लगेगा, नहीं तो सभी के पहले ए लगाना है। अगर इन 11 से शुरू होगा तो इसके पहले एन लगेगा। तो बताइए ये अ से शुरू है तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। यहां देखिए अ से शुरू है तो इसके पहले एन लग जाएगा। बच्चों आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यर लिखा हुआ है, यर यर यर, ये आ रहा है ना, इसीलिए इसके पहले एन लगेगा। ईयर नहीं है, आप ऐसे मत लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ईयर नहीं है, ये है यर, यर यर है, यर यर। ठीक है, तो य से शुरू है इसलिए इसके पहले एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, ए लगेगा। बच्चों आगे देखिए यहाँ लिखा है यूनियन। अगर आप बचपन में इसको बनाते तो आप कहते सर मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि ए ई आई
ओ यू, इन सभी के पहले क्या लगता है? एन लगता है। तो आप कहेंगे सर यहां देखिए, यहां पे यू आ गया, तो यू है तो क्या लगेगा? इसके पहले एन लगेगा। बस आप गलत कर जाते यहीं पे, आपने जो बचपन में रटा था उसके हिसाब से आप यहाँ पे गलत कर जाते। लेकिन आपको क्या करना है? आपको देखना है इसका साउंड। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? यूनियन, यूनियन। देखिए क्या आ रहा है? य आ रहा है, य। तो हमने कहा इसमें से आएगा तभी एन लगेगा, लेकिन य आ गया तो क्या लगेगा? सर ए लगेगा। लेकिन अगर आप बचपन के हिसाब से लगाते तो आप ए ई आई ओ यू के पहले एन लगा देते, तो गलत हो जाता। आपको लगाना है इन सभी के पहले एन। फिर देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है? एक्स। क्या लिखा हुआ है? एक्स, एक्स लिखा हुआ है ना। तो बताइए ए से शुरू है तो क्या लगेगा सर? ए से शुरू है तो एन लगेगा, यहां लगा देंगे हम एन। फिर देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो बताइए य से शुरू है, य से तो क्या लगेगा? ए लगेगा। फिर बताइए ये क्या लिखा हुआ है? यू, ये वाला यू लिखा हुआ है। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा ई और यू, ये नहीं, ये गलत है। क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है, यू। देखिए यू लिखा हुआ है ना, तो बताइए ये य से शुरू है तो क्या लगेगा? तो सर ए लगेगा। लेकिन अगर आप बचपन के हिसाब से लगाते तो बोलते सर ई से शुरू है तो एन लगा देते हैं, तो आप इसके पहले एन लगा देते और गलत हो जाता है। फिर आगे देखिए, अब इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें साइलेंट रहती है, जैसे यहाँ पे एच साइलेंट है। आइए हम आपको पढ़ के दिखाते हैं कि साइलेंट है कैसे। बच्चों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट है। आपको एक ही नजर में पता नहीं चलता है कि कौन सा लेटर साइलेंट है और कौन सा लेटर साइलेंट नहीं है। देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑनेस्ट। क्या लिखा हुआ है? ऑनेस्ट मैन। ओ आ रहा है, ओ, ये एच यहाँ पे साइलेंट है तो क्या हो गया? ऑनेस्ट। ओ आ रहा है ना, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। और बताइए यहाँ पे देखिए ये हेयर नहीं है, एच यहाँ पे साइलेंट है, ये एयर है। एयर मीन्स होता है वारिस। क्या होता है? वारिस। तो बताइए एयर लिखा हुआ है, ए य र, एयर। तो इसके पहले क्या लगेगा? एन। आप बोलेंगे सर एयर ऐसे थोड़ी लिखाता है, एयर तो ऐसे लिखाता है, ए आई आर। तो देखिए ए भी एयर सही है और ए भी एयर सही है। इसका मतलब होता है हवा और इसका मतलब होता है वारिस। ठीक है, तो इसके पहले क्या लगेगा? सर ए से शुरू है तो एन लगेगा। बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे हॉनरेरियम ये नहीं है, ये ऑनरेरियम है। क्या है? ऑनरेरियम। यहाँ पे एच साइलेंट है, तो बताइए ऑनरेरियम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मानदेय। ये ऑनरेरियम है, इसका मतलब क्या है? मानदेय। तो बताइए ओ आ रहा है ना, तो इसके पहले लगेगा एन। फिर बताइए एम। अगर आप बचपन में देखते तो आप बोलते सर इसी पांचों के पहले एन लगता है, यहाँ पे तो एम है तो इसके पहले आप ए लगा देते और आपका ये गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता? देखिए एम लिखिए सर, ए और मो, एम आ गया। तो बताइए किससे शुरू है? ए से शुरू है, इसके पहले लगेगा एन। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर एम लिखा हुआ है, एम और इसके बाद पी। तो बताइए ए से शुरू है तो इसके पहले एन लगेगा। और देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है ऑनरेबल पर्सन। क्या लिखा हुआ है? ऑनरेबल पर्सन। ये ऑनरेबल नहीं है, यहाँ पे एच साइलेंट है। बताइए यहाँ पे क्या है? एच साइलेंट है, तो ये ऑनरेबल पर्सन है। ओ क्या लगेगा? एन। अब आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, ये आपका सवाल आपको बताना है। देखिए इसके बाद हम इसके नियम नंबर 2 को देखेंगे। बच्चों देखिए हम आपसे पूछते हैं, बताइए होम के पहले क्या लगेगा? होम के पहले तो आप कहेंगे सर ये होम है, होम। क्या है? होम। ठीक है, तो देखिए ये ह से शुरू है तो क्या लगेगा? यहां पे लगेगा ए। ठीक है, ऐसे देखना है कि ये इसका उच्चारण क्या है, ये जरूर देखना है। अगर आप उच्चारण नहीं देखेंगे तो सभी को आप गुड़ गोबर कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाता है आपका खत्म। आइए हम ए एन के नियम नंबर 2 को नोट करेंगे और इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरे नियम में क्या दिया गया है, यहां कहा जा रहा है ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। यानी ए एन का प्रयोग कहां होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा। बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं। अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को समझ जाएंगे तब जाके ये कंसेप्ट आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए जब मैं आपको नाउन्स पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से नाउन 5 प्रकार के होते थे।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन केवल 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर इनसे होता है केवल एक, सिंगुलर मीन्स क्या होगा, केवल एक, और काउंटेबल मीन्स होगा जिसका गिनती हो सके, और नाउन से यानी नाम, यानी जिस नाम का गिनती हो सके वो क्या हो जाएगा, वो इसके अंतर्गत आएगा। आइए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे काउंटेबल क्या क्या होता है। तो देखिए काउंटेबल के अंतर्गत आते हैं कॉमन नाउन। कौन कौन से नाउन, तो एक आते हैं कॉमन नाउन, आइए दूसरे पेन का यूज करेंगे, एक कॉमन नाउन आ जाएगा और एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब आपको समझना है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा तो आपको अभी समझ आ जाएगा, नाउन से पहले ही मैं आपको समझा दूंगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए बच्चों हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप अपने वर्ग में पढ़ने गए, यानी कि क्लास में पढ़ने गए, तो वहां पे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, जैसे कोई राम होगा, कोई श्याम होगा, कोई सचिन होगा, कोई धोनी होगा, इस तरह करके आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। और मैंने जितना नाम लिया है इन सभी को आप लड़का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लड़का बोलते हैं। तो देखिए मैंने सभी नामों के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया जिसको आप लड़का बोलते हैं। उसी प्रकार आप अपने क्लास में जाते हैं तो बहुत सारी लड़कियां भी होती है जिसको सीता, गीता ऐसे करके आप पुकारते हैं। तो इन सभी के लिए आप लड़की यूज कर लेते हैं, यानी गर्ल्स यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे नामों के लिए आपने केवल एक नाम यूज किया, वही क्या है, कॉमन नाउन है। उन सभी के लिए मैंने एक कॉमन नाम यूज किया जिसका नाम है बॉय और गर्ल। जैसे मान लीजिए दुनिया में बहुत सारे कलम होते हैं, उन सभी के लिए मैंने केवल एक कलम यूज कर लिया। तो बहुत सारे नामों के लिए केवल एक नाम यूज करना ही कॉमन नाउन कहलाता है। बच्चों यहां देखिए, मैं बोल दूं कि गर्ल बताइए, तो सर गर्ल तो दुनिया में बहुत सारे हैं। उसी प्रकार बॉय बताइए, सर बॉय तो दुनिया में बहुत सारे हैं। पेन बताइए, सर पेन तो दुनिया में बहुत सारे हैं। उसी प्रकार मैन बताइए, सर मैन दुनिया में बहुत सारे हैं। यानी कि इन सभी का जब आप नाम लेते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों का बोध होता है। तो जिससे बहुत सारे लोगों का बोध होगा वो कॉमन नाउन होगा। हम आपसे पूछ ले कि बताइए काऊ किस में आएगा, तो आप बोलेंगे सर काऊ बोलने से केवल एक काऊ का बोध नहीं होगा, काऊ बोलने से दुनिया में जितना भी काऊ है उन सभी का बोध होगा। तो जिससे सभी का बोध हो वही होता है कॉमन नाउन। अब आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, कलेक्टिव मीन्स होता है कलेक्शन। जब आप किसी चीज का कलेक्शन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे पैसे का कलेक्शन करके रख लेते हैं, उसी प्रकार आप किसी चीज का जब कलेक्शन कर लेते हैं तो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आपको फैमिली को ले लीजिए, आपका फैमिली कैसे बना है, तो सर बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है। फैमिली में आप होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपके मम्मी होंगी, आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे। तो इन सभी से मिलकर क्या बना है, तो सर ये बना है मेरा फैमिली। तो फैमिली किस में आ जाएगा, तो सर कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्शन होता है। उसी प्रकार स्टूडेंट क्लास बताइए, क्या क्लास केवल एक लोग से मिलकर बना है, नहीं सर, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। उसी प्रकार और आप बता सकते हैं क्राउड बता सकते हैं, सर क्राउड यानी क्या होता है, भीड़। तो बताइए भीड़ क्या केवल एक आदमी बनाता है, तो नहीं सर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहीं पे भीड़ हो जाता है। मार्केट बताइए, मार्केट यानी कि जो बाजार आप जाते हैं, क्या बाजार केवल एक आदमी के आने से लगता है, तो नहीं सर, मार्केट भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं उसको आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए केवल एक नाम यूज किया जाता है उसको आप कॉमन नाउन बोलते हैं। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे, जैसे ये गर्ल्स था, अब मैंने यहाँ पर नोट कर दिया किसी का नाम, जैसे मैंने नोट कर दिया किसी लड़की का नाम, जैसे सीता लिख दिया। तो बताइए सीता क्या है, तो सर लड़की का नाम है। पहले केवल लड़की था, अब उसी में एक नाम आ गया लड़की का, तो अब ये कॉमन नाउन नहीं है, अब ये प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम आ गया तो ये प्रॉपर नाउन है। उसी तरह बॉय मीन्स होता है लड़का, लेकिन इसी लड़का में से किसी एक लड़का का नाम मैंने नोट कर दिया, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए अरुण। तो अब ये अरुण क्या रह जाएगा, सर ये अरुण अब कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि ये अरुण अब नाम हो गया। तो नाम हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह मैन यानी इंसान, यानी कि आदमी, तो आदमी में अगर आप किसी का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर वो भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन नाम नहीं है। गर्ल्स बोलने से पूरा दुनिया का गर्ल्स का बोध हो रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। फैमिली क्या है, सर बहुत सारे लोग से मिलकर बना है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे कहा जा रहा था
सिंगुलर होना चाहिए यानी कि एक होना चाहिए, और वो काउंटेबल होना चाहिए। तो काउंटेबल में कौन कौन आएगा? सर ये दोनों आएंगे, ये दोनों, इसमें जितना भी आएगा वो सभी। और नाउन्स होना चाहिए, तो सर ये नाउन तो है ही। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है योर सिस्टर इज अ टीचर, आपकी बहन एक टीचर है। क्या है? आपकी बहन एक टीचर है। तो बताइए आपकी बहन क्या है? एक टीचर है। तो टीचर क्या हो गया सर? टीचर के जैसे दुनिया में और भी टीचर्स हैं जो बहुत सारे हैं, तो टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जिसके जैसे दुनिया में और भी हैं वो कॉमन नाउन हो जाएंगे। बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो आप सर बोलेंगे स्टूडेंट के जैसा दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट है, इसलिए ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। बात आप समझ गए होंगे। तो बताइए अब हम आपको समझा रहे हैं कि नाउन से पहले, देखिए कौन सा नाउन से पहले? तो सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होता है। किससे पहले? सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो बताइए टीचर को हम गिन सकते हैं कि नहीं? तो सर गिन सकते हैं क्योंकि काउंटेबल है। तो जिसको भी गिन सकते हैं उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ए क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ट आ रहा है, टी क्या आ रहा है सर? टी च र। बताइए ट से शुरू है ना, इसीलिए ए लग गया इसके पहले। उसी प्रकार बताइए ये भी तो सर बॉय है, किस में आ जाएगा? सर कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो बताइए बॉय यानी लड़का हम गिन सकते हैं कि नहीं? तो सर गिन सकते हैं। तो जो भी गिन सकते हैं उसके पहले ए एन लगेगा। बताइए इंजीनियर गिन सकते हैं कि नहीं? यस सर इंजीनियर भी गिन सकते हैं, इसीलिए इसके पहले ए एन लगेगा। लेकिन अब लगेगा एन, क्यों लगेगा? क्योंकि बताइए आप इंजीनियर बोलेंगे तो कैसे होगा? इंजीनियर क्या हो जाएगा सर? इंजीनियर ऐसे लिखाता है। तो बताइए किससे शुरू है? तो सर ई से शुरू है। तो मैंने आपको बताया था जब भी अ आ के लेटर से कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगा देते हैं। तो बताइए ये अ आ के लेटर में है कि नहीं? तो है सर, इसीलिए मैंने इसके पहले एन लगा दिया। ये था कॉमन नाउन। अब ये दोनों है कलेक्टिव नाउन। आइए समझते हैं कैसे। देखिए टीम यानी होता है टीम। तो बताइए क्या टीम केवल एक लोग मिलकर बनाते हैं? तो नहीं सर, टीम बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। तो बताइए टीम क्या हो गया? तो सर इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो ये हो गए कलेक्टिव नाउन। आपको नाउन नहीं भी याद रहेगा तो हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखना है, जो चीज गिनती हो जाएगा उसके पहले ए और एन लगेगा। मान लीजिए इंसान गिनती होगा कि नहीं? सर हो जाएगा। लड़की गिनती होगा कि नहीं? हो जाएगा। लड़का गिनती होगा कि नहीं? हो जाएगा। बॉय गिनती होगा कि नहीं? हो जाएगा। चाइल्ड गिनती होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो इन सभी से पहले ए और एन लगता है। हालांकि लड़का और बॉय एक ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप बताइए टीम गिना जाता है कि नहीं? यस सर, तो इससे पहले ए लगेगा। फ्लॉक यानी कि झुंड, झुंड गिना जाएगा कि नहीं? यस सर, तो इससे पहले ए लगेगा। तो जो भी चीज गिनती में आ जाएगा उसके पहले ए और एन लगेगा। ये बातें आप समझ जाइए। अब आइए बच्चों, हमने आपको ये क्लियर कर दिया है कि जो भी चीज गिनती में आ जाएगा उसके पहले ए और एन लगेगा, चाहे कुछ भी हो। अगर गिनती में आ जाएगा, जैसे टीचर है गिनती में आ जाता है इसीलिए इसके पहले ए आया। बॉय यानी लड़का भी गिना जाएगा तो ए लगा। इंजीनियर भी गिना जाएगा तो एन लगा। टीम भी गिना जाएगा तो ए लगा। फ्लॉक यानी झुंड गिना जाएगा तो ए लगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए होंगे। बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ नोट करके लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इससे किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है। किससे? इससे किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है। अनिश्चित, अब अनिश्चित क्या है सर? जिससे कुछ निश्चित नहीं पता चल रहा हो। जैसे मैं बोलूंगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो कौन सा लड़का, कहाँ का लड़का, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, इसीलिए अनिश्चित है। यहाँ पे भी कहा जा रहा है योर सिस्टर इज अ टीचर, आपकी बहन एक शिक्षक है, लेकिन कौन सा शिक्षक, कहाँ की शिक्षक, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं तो उससे अनिश्चितता का भी बोध होता है। जैसे यहाँ देखिए ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो बताइए कौन सा इंजीनियर, कहाँ का इंजीनियर, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि सर इससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, इसको आप ध्यान से समझिए। अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि प्लेयर्स की टीम वन द मैच, यानी मैच को जीता, यानी खिलाड़ियों की टीम ने मैच को जीता। खिलाड़ियों की एक टीम ने, कौन सा टीम? एक टीम। तो बताइए खिलाड़ियों की एक टीम, लेकिन वो कौन सा टीम पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारे टीम थे जिसमें से कोई एक टीम, यानी खिलाड़ियों की एक टीम ने, जैसे मान लीजिए मैच होता है तो वहां पे बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, बहुत सारे टीम्स आती हैं, तो उसी टीम में से कोई एक टीम ने इस मैच को जीता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? कोई एक, उनमें से कोई एक।
तो यहाँ पे कुछ पता चल रहा है? सर पता नहीं चला कि कौन सा एक, लेकिन कोई एक ने जीत लिया। उसी प्रकार अ फ्लॉक ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी शीप यानी होता है भेड़, यानी भेड़ का झुंड क्या कर रहा था? तो सर फील्ड में चल रहा था, लेकिन कौन सा भेड़ का झुंड? पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा भेड़ का झुंड, इसीलिए इसे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे कि जहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग होगा उसमें अनिश्चितता का बोध होगा। ये बात आप समझ जाइए। मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, लेकिन कौन सा कलम? पता ही नहीं चला, तो इसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग करेंगे। ये बातें बच्चों आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम तीसरे नियम को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करते हैं, जब हम इन सभी की चर्चा पहली बार करते हैं तो नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। तो उस नाउन के पहले क्या होगा? ए एन का प्रयोग होगा। देखिए कैसे? मैं बोल दूं मैंने एक लड़का को देखा, और उस लड़का को मैंने अगर पहली बार देखा होगा तो ए का प्रयोग होगा, लेकिन उस लड़का को मैंने पहले भी देखा होगा और फिर मैं देख रहा हूं तो द का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब है अगर आप किसी चीज को एक बार देखते हैं यानी कि पहली बार देखते हैं तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, लेकिन आप दोबारा देखते हैं तो द का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूं एक राजा था, मैंने राजा के बारे में पहली बार सुना है तो ए लगाएंगे। वह राजा बहुत ही ईमानदार था। अब मैंने पहले बोला एक राजा था, वह राजा बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, तो पहली बार मैंने बोला एक राजा था, तो यहाँ पे मुझे राजा के बारे में पता नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि राजा बहुत ही ईमानदार था, तो कौन सा राजा? यही वाला राजा जिसके बारे में मैंने बात किया है। तो जिसके बारे में मैंने पहले बात किया है वही वाले राजा के बात में दोबारा भी बात कर रहा हूं, इसीलिए इसके पहले द लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। कहा जा रहा है एक नंबर पे देयर लिव्ड अ किंग, यानी कि एक राजा था। द किंग वॉज वेरी वाइज, वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो बताइए यहाँ पे राजा का बात पहली बार हो रहा है तो यहाँ पे ए लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए राजा का बात दूसरी बार हो रहा है तो द लगेगा। यानी किसी चीज का बात अगर पहली बार होगा तो ए लगेगा, लेकिन दोबारा होगा तो द लगेगा। उसी प्रकार आई सॉ अ पेन, मैंने एक कलम देखा, पेन देखा, कौन सा कलम? सर एक कलम, लेकिन कौन सा कलम पता नहीं चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा। द पेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो कलम बहुत ही सुंदर था। तो बताइए अब कौन सा पेन हो गया? तो सर वही पेन जिसको मैंने देखा था। यहाँ भी पेन है, यहाँ भी पेन है, दोबारा बात हो रहा है तो द लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए अ मैन केम टू मी, एक मैन मेरे पास आए। द मैन वॉज वेरी हंग्री, वह आदमी बहुत ही ज्यादा हंग्री था, यानी कि बहुत ही ज्यादा भूखा था। एक आदमी मेरे पास आया, वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। तो बताइए एक आदमी मेरे पास आया, मैंने उसको देखा कि नहीं देखा, तो पहली बार देखेंगे तो ए लगेगा। वह भूखा था तो यहाँ पे मैं द लगाऊंगा, क्योंकि दोबारा मैंने उसके बारे में बात किया है। तो अ मैन केम टू मी, क्या आया? मैन आया, लेकिन कौन सा? सर ए लगेगा, क्योंकि मैंने उसको पहली बार देखा है। केम टू मी, अब मैन के पहले क्या लगेगा? सर अब मैन के पहले द लगेगा, क्योंकि इसके बारे में दोबारा बात हो रहा है। तो अगर पहली बार बात हो तो ए लगेगा, दोबारा बात हो तो द लगेगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, किसी भी चीज के बारे में अगर पहली बार बात होगी तो ए लगेगा और दोबारा बात होगी तो द लगेगा। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं, चौथा नियम देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, यानी पूरी जाति का बोध कराने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया गाय, अगर गाय का पूरी जाति का बोध कराना हो तो उसके पहले ए एन लगा देंगे। ऑक्स यानी बैल, अगर बैल सिर्फ एक बैल का बात नहीं कर रहा हूं, अगर पूरी बैल के जाति का बोध कराना हो तो उसके पहले ए एन लगा देंगे। समझ गए? आइए देखते हैं कैसे। बच्चों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नोट किया है, देखिए अ काउ इज एन एनिमल, यानी अ काउ इज एन एनिमल। देखिए काउ यानी क्या होता है? गाय। हमने इसके पहले ए एन लगा दिया तो इसका मतलब हो गया पूरा गाय, यानी कि सभी गाय क्या है? एनिमल्स हैं। सभी गाय क्या है? एनिमल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी गाय, एक गाय नहीं, सभी गाय, जितना भी गाय है सब। तो जब आप इसके पहले ए लगा दिए तो इससे क्या हो गया? सभी गाय का बोध हो गया। ठीक है, आगे देखिए चाइल्ड यानी क्या होता है? बच्चा, लेकिन जैसे ही आपने इसके पहले ए लगा दिया तो अब जितना भी बच्चा था वो सब, यानी कि सभी बच्चे। तो अ चाइल्ड नीड्स लव, यानी सभी बच्चों को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। ये अ चाइल्ड यानी क्या हो गया? एक बच्चा नहीं हुआ, अ चाइल्ड का मतलब हो गया सभी बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी इसके पहले ए लग जाएगा या फिर एन लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि पूरे जाति का बोध हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। बताइए ऑक्स यानी क्या होता है सर, बैल होता है। देखिए ये नहीं रहता तो ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, यानी ऑक्स एक बहुत ही यूजफुल एनिमल है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके पहले एन लगा दिया या फिर ए लगा दिया तो इससे पूरे जाति का बोध हो गया। तो आप समझिए इसके पहले मैंने एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्स ऑ से शुरू हो रहा है ना, इसीलिए मैंने एन लगाया। ये बातें मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था। ये हो गया मेरा चौथा नियम। आइए जो भी नियम बचते हैं उन सभी को हम नोट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि आगे क्या है। चलिए बच्चों पहले उन सभी नियम को फिर से नोट करते हैं। नियम नंबर 5 को देखते हैं। नियम नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, आइए बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए कहा जा रहा है कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है। यानी ए एन का प्रयोग कहाँ होगा, तो कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले, सभी गिनती सूचक शब्दों के पहले नहीं, कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द है जिसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कपल। अब कपल मीन्स क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों को आप कपल बोलते हैं। तो बताइए एक हो गए हस्बैंड और एक हो गए वाइफ, ये दो है कि नहीं, तो सर है। तो दो को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, सिर्फ एक कपल बोल दिया। तो बताइए दो आदमी के लिए किसका उपयोग होगा, तो सर दो आदमी के लिए कपल का उपयोग होता है। आप समझ गए। तो कपल क्या होता है, तो सर ये दो लोगों के लिए बेसिकली यूज होता है। अब बताइए डजन यानी होता है दर्जन। डजन यानी क्या होता है, दर्जन। तो बताइए आपने इसके पहले अ लगा दिया तो अ डजन यानी कि एक दर्जन। उसी प्रकार कपल यानी होता था पति पत्नी, आपने इसके पहले ए लगा दिया तो अ कपल यानी एक पति पत्नी। उसी प्रकार 100 यानी होता है 100। 100 यानी कितना होता है 100। जब आप इसके पहले एक लगा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। उसी प्रकार 1000 यानी क्या होता है, 1000 होता है। जब आप इसके पहले अ लगा देंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000। 1000 मीन्स होता है 1000 और अ लगा देंगे इसका मतलब होता है एक, तो 1000। उसी प्रकार मिलियन होता है 10 लाख। मिलियन क्या होता है, सिर्फ मिलियन समझ लीजिए, और इसके पहले ए लगा देंगे तो अ मिलियन यानी कि 1 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने होते हैं, तो सर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। चलिए ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए बच्चों हम कुछ उदाहरण देके आपको समझाते हैं कि ये क्या है। देखिए हमने सबसे पहले नोट किया है आई हैव 100 रुपीज। देखिए आई हैव, मेरे पास क्या है 100 रुपीज, मेरे पास क्या है रुपीज है। देखिए आई हैव यानी मेरे पास, रुपीज यानी कि पैसे हैं। कितने हैं, तो सर 100 यानी कि 100। कितना है 100। तो देखिए यहाँ पे 100 से पहले ए लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 100 या फिर A100 आप बोल सकते हैं। अब बताइए ही हैज यानी उसके पास, एग्स है, एग्स यानी अंडे हैं, उसके पास अंडे हैं, लेकिन कितने अंडे हैं, तो सर अ डजन यानी कि 1 दर्जन। कितना है 1 दर्जन। तो बताइए डजन से पहले अ लगा हुआ है। फिर उसी प्रकार बताइए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है ही हैज यानी उसके पास है, कितना है सर रुपीज है, उसके पास रुपीज है यानी कि रुपये हैं। कितने रुपये हैं, तो अ मिलियन यानी कि 1 मिलियन है। कितना मिलियन है, अ मिलियन यानी कि 1 मिलियन है। तो देखिए मिलियन से पहले हमने अ लगाया है। उसी प्रकार बताइए एग्स आर सोल्ड यानी कि अंडे बेचे जाते हैं। एग्स आर सोल्ड यानी कि अंडे बेचे जाते हैं। कैसे बेचे जाते हैं, बाई अ डजन यानी दर्जन के हिसाब से। कैसे बेचे जाते हैं, तो दर्जन के हिसाब से। तो बताइए डजन के पहले हमने ए यहाँ पे नोट किया था, उसी प्रकार यहाँ भी डजन के पहले ए है। तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ गिनती सूचक शब्द है जिसके पहले ए एन का प्रयोग होता है, जैसे कपल, डजन, 100, 1000 और मिलियन। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। अब आइए बच्चों हम 6 नंबर को देखते हैं। इस नियम में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है दर, नापतौल, गति सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है, और तब ए एन का अर्थ होता है की दर से, के हिसाब से, प्रत्येक और प्रति। देखिए कहा जा रहा है कुछ गति सूचक शब्दों, कुछ नापतौल वाले शब्दों और कुछ रेट वाले शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है। दर यानी क्या होता है, रेट होता है। जैसे मान लीजिए आप ये कलम खरीदने गए तो कोई ना कोई तो रेट होगा, तो उसी को आप दर बोलते हैं, तो इसके पहले भी ए एन का प्रयोग होगा। उसी तरह मापतौल वाले कोई शब्द होते हैं उसके पहले भी ए एन का प्रयोग होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नोट किए हैं, आप इसको समझ जाइएगा तो ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। देखिए कहा जा रहा है द कार
रन्स यानी कि कार चलता है, कैसे चलता है 60 किलोमीटर्स एन आवर, एन आवर यानी कि प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा कितना चलता है, एन आवर यानी हो गया प्रति घंटा। देखिए द कार रन्स यानी कि कार चलता है, कैसे चलता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो कार है ना वो चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रति हो गया, प्रति। तो बताइए यहाँ पे कहा जा रहा था दर, नाप, तौल, गति सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है। तो बताइए ये इसके पहले ए एन का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ सर। और बताइए तब ए एन का अर्थ की दर से, के हिसाब से, प्रत्येक और प्रति। तो बताइए यहाँ पे ये प्रति हुआ कि नहीं तो हुआ सर। यहाँ पे ए एन का मतलब क्या हो जाता है प्रति। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हो गया तो प्रति हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है जब भी दर, नाप और गति सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होगा तो यहाँ पे ए एन का अर्थ क्या हो जाएगा की दर से, के हिसाब से, प्रति और प्रत्येक, ये हो जाएगा इसका मतलब। आपने यहाँ पे समझ लिया है। अब आइए हम दूसरे वाक्य को देखते हैं। कहा जा रहा है शुगर कॉस्ट 40 रुपीज पर केजी, यानी कि जो शुगर है ना वो पर केजी कितने में आते हैं तो 40 रुपए में आते हैं। पर केजी यानी कि 1 केजी, पर केजी यानी कि 1 केजी, यानी कि शुगर कॉस्ट 40 रुपीज अ केजी भी लिख सकते हैं और पर केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुगर कॉस्ट 40 रुपीज अ केजी, यानी कि शुगर का जो कीमत है 1 केजी का वो कितना है तो 40 रुपीज है, यानी कि 40 रुपए है। ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रति केजी का कितना दाम हो गया तो सर 40 रुपया हो गया। शुगर कॉस्ट यानी शुगर की कीमत है, यानी कि चीनी की कीमत है, प्रति केजी कितना तो 40 रुपये। तो यहाँ भी क्या आ गया प्रति केजी बोल सकते हैं या फिर प्रत्येक बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। फिर बताइए कहा जा रहा है योर ब्रदर यानी आपका भाई अर्न्स यानी कि कमाता है, आपका भाई कमाता है, कितना कमाता है 10,000 अ मंथ, यानी प्रत्येक मंथ कितना कमाता है तो 10,000 कमाता है आपका भाई प्रत्येक मंथ। तो यहाँ पे क्या हो गया अ का मतलब हो गया प्रत्येक। तो आपका भाई प्रत्येक मंथ 10,000 रुपये कमाता है, ये बात हो गया। तो यहाँ पे ए एन का मतलब क्या आ रहा है सर प्रति आ रहा है, प्रत्येक आ रहा है, के दर से आ रहा है, के हिसाब से आ रहा है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें कहा जा रहा है एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद, एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में। तो वहीं पे कहा जा रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, किसमें एक्सक्लेमेशन में, एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद, किसके बाद तो सर व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगेगा तो ए एन का प्रयोग होगा। एक्सक्लेमेशन आप जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता होगा, वही सेंटेंस उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा। आइए समझते हैं कैसे। बच्चों यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद, तो बताइए व्हाट के बाद हमने यहाँ पे ए एन का प्रयोग किया है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगेगा सर ए एन का प्रयोग होगा। तो बताइए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं तो सर हो रहा है, उसीलिए कहा जा रहा है कि व्हाट के बाद ए एन लगेगा। उसी प्रकार यहाँ बताइए व्हाट के बाद ए एन है, व्हाट के बाद ए एन है, व्हाट के बाद ए एन है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है तो सर देखिए स्टोरी को आप गिन सकते हैं कि नहीं, यस सर गिन सकते हैं, तो इसीलिए इसके पहले एन लगेगा। बताइए हाउस को गिन सकते हैं कि नहीं, यस सर गिन सकते हैं, इसीलिए इसके पहले ए लगेगा। फिर बताइए गर्ल को गिन सकते हैं कि नहीं, यस सर गिन सकते हैं, इसीलिए ए लगेगा। हालांकि लग रहा है इसके लिए, लेकिन आता किसके हिसाब से है, मैंने आपको बताया था जब भी ए एन लगेगा तो ये लग भले इसके ले रहा है लेकिन ये अपने बगल वाले के हिसाब से लगेगा। तो बताइए यहाँ पे आ रहा है ना आइडिया में आ ई, तो आ ई डी या आ रहा है तो एन लगेगा। उसी प्रकार इंटरेस्टिंग में इन आ रहा है ई, तो ई है तो क्या लगेगा एन लगेगा। यहाँ पे बताइए बो आ रहा है तो ए लगेगा, यहाँ पे भी बो आ रहा है तो ए लगेगा। ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अब इसका हिंदी समझ लेते हैं। व्हाट एन आइडिया यानी कि क्या विचार है, आपके मन में कोई बहुत बढ़िया विचार आया तो बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, यानी कितना अच्छा विचार है। कोई बढ़िया विचार आ गया तो आप बोलते हैं व्हाट एन आइडिया। उसी प्रकार व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मान लीजिए आपको किसी ने एक कहानी सुनाया
तो आप बोलेंगे कितना बढ़िया स्टोरी है, तो बोलेंगे व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि कितना अच्छा स्टोरी था यह है। अब बताइए व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आपको रास्ते में एक इतना सुंदर लड़की दिखाई दी कि आपको आश्चर्य हुआ, तो आप बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी कितना सुंदर लड़की है वह। ये बातें आप बोलते हैं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होती हैं। बच्चों आइए एक दो नियम और है, उसको भी नोट करेंगे, उसके बाद आपका एएन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए उसको भी नोट कर लेते हैं। चलिए बच्चों ये मेरा लास्ट स्लाइड है, इसको देखने के बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि 8 नंबर नियम में क्या कहा जा रहा है। बच्चों आप नियम को समझने की कोशिश करिए। देखिए इसमें कहा जा रहा है जनरली प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। पहले यहां तक समझिए, यहां तक ठीक है। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। तो बताइए प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो सर देखिए किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन होता है, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, मैंने यहाँ पे अरुण नोट कर दिया, ये प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने रमेश लिख दिया, तो ये क्या है सर, ये भी प्रॉपर नाउन है। तो किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन होता है। तो बताइए क्या प्रॉपर नाउन से पहले ए एन लग सकता है। तो सर नहीं लग सकता है। मान लीजिए अरुण है तो यहाँ पे ए है, तो आप कहेंगे सर एन लगा दीजिए। तो देखिए प्रॉपर नाउन से पहले ए एन कभी नहीं लगेगा। रमेश है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ए लगा दीजिए, इससे पहले ए एन नहीं लगेगा। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए एन नहीं लगता है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए प्रमोद भी तो नाम है, तो नाम से पहले क्या ए एन लगेगा। तो सर नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं आने वाला था। फिर बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है एन अनिल इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि अनिल क्रिकेट खेल रहा है। तो बताइए अनिल तो नाम है, तो हमने कहा है कि नाम से पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो बताइए अनिल, अरुण और यहाँ पे रमेश, हमने जो लिखा है क्या ये नाउन नहीं है। है सर। कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। बच्चों इस बात को आप याद रखिए। तो बताइए क्या ये सेंटेंस सही है। तो आप कहेंगे सर नहीं, अनिल नाम है तो नाम से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। यहां तक हमने समझ लिया है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है तो वह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न करा के उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान में निहित गुणों का बोध कराता है। देखिए हमने यहाँ पे कहा है कि प्रमोद क्या है, तो सर ये व्यक्ति है। अनिल क्या है, सर ये व्यक्ति है। अरुण क्या है, सर ये व्यक्ति है। रमेश क्या है, तो सर ये भी व्यक्ति का नाम है। लेकिन जैसे ही इन सभी के पहले हम अगर ए और एन लगा दें, हमने कहा कि अरुण से पहले कभी भी ए एन नहीं लग सकता है। लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया धोनी, क्या लिख दिया, धोनी। उसके बाद हमने यहाँ पे नोट कर दिया सचिन, क्योंकि ये बड़ी हस्ती हैं, तो इनके नाम के पहले अगर हम ए एन लगा देते हैं, मान लीजिए इनके नाम के पहले हम ए एन नोट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे ए नोट कर दिया, उसी तरह सचिन के पहले हमने ए नोट कर दिया। तो बताइए ये सही सेंटेंस है कि नहीं। तो आप बोलेंगे सर आपने अभी समझाया है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो बड़ी हस्ती है जिसके जैसा किसी और को दिखाना है, जैसे धोनी है तो धोनी के जैसा कोई और भी क्रिकेट खेलता होगा, तो उसको भी आप बोलेंगे कि वह धोनी के जैसा है। तो उसी के जैसा दिखाने के लिए, सेम टू सेम उसी के जैसा दिखाने के लिए आप उसके पहले ए का प्रयोग कर देंगे और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सचिन के जैसा कोई और भी खेलता होगा, तो सचिन के जैसा ही खिलाड़ी दिखाने के लिए हम इसके पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये बातें बिल्कुल सही है। देखिए प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ये भी तो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के जैसा किसी को दिखाने के लिए उसके पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए यहां पे हमने कहा ही इज एन आइंस्टाइन इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में आइंस्टाइन है। कैसा है, आइंस्टाइन है, यानी कि आइंस्टाइन नहीं है, आइंस्टाइन के जैसा है। तो मैंने कहा किसी के जैसा दिखाने के लिए आप नाम के पहले ए एन लगा सकते हैं। तो बताइए आइंस्टाइन नाम है, तो उसके पहले हमने यहाँ पे देखिए हमने इसके पहले ए एन लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सर नाम के पहले तो ए एन नहीं लगता है, लेकिन अगर नाम के पहले ए एन लगा देंगे
तो इसका मतलब हो जाएगा आइंस्टाइन के जैसा गुण, जो भी इसमें गुण था वही वाला गुण इसमें भी है। तो कहा जा रहा है ही इज एन आइंस्टाइन इन मैथमेटिक्स, यानी कि वो मैथमेटिक्स में आइंस्टाइन के जैसा है। समझ गए, आइंस्टाइन के जैसा है, ये बात है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। ही इज अ न्यूटन इन फिजिक्स, यानी कहा जा रहा है वह फिजिक्स में न्यूटन के जैसा है। देखिए न्यूटन क्या है, तो सर नाम है, तो न्यूटन के जैसा जो भी गुण होगा तो उसके पहले हम ए लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए न्यूटन क्या है सर, नाम है, तो नाम से पहले जब भी ए एन लगता है इसका मतलब हो जाता है के जैसा, यानी कि न्यूटन के जैसा, वह फिजिक्स में न्यूटन के जैसा है। ये बातें हैं, मतलब ये करेक्ट सेंटेंस है। आगे देखिए कहा जा रहा है शी इज अ रियल लता मंगेशकर, वह रियल लता मंगेशकर है, यानी कि असली में वो लता मंगेशकर है। लेकिन बताइए क्या लता मंगेशकर दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, लता मंगेशकर तो दुनिया में केवल एक ही थी। तो बताइए यहाँ पे ये कैसे हो गया? तो सर किसी के जैसा दिखाने के लिए नाम के पहले हम ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। तो बताइए लता मंगेशकर तो नाम है, तो नाम से पहले हमने क्या यूज कर लिया? तो सर देखिए ए एन का प्रयोग कर लिया। और करते किसके हिसाब से है? तो इसके हिसाब से। भले ए एन का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? इसके लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लगेगा किसके हिसाब से? तो सर इसके हिसाब से। तो यहाँ पे र है इसीलिए यहाँ पे ए लग गया। तो बताइए किसके लिए लगा है? तो सर लता के लिए लगा है, यानी कि लता मंगेशकर जी के लिए लगा है। तो बताइए वह लता मंगेशकर जी के जैसा है, इसका मतलब यही है कि वो लता मंगेशकर जी के जैसी है। बहुत बढ़िया, ये आप समझ गए होंगे। तो ये भी सेंटेंस सही है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? सर प्रोपर नाउन के पहले तो ए एन नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी के जैसा दिखाना होगा तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब आगे देखते हैं। ये मेरा लास्ट पॉइंट है, इसको समझने के बाद आपका छुट्टी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में होता है। देखिए ए एन का प्रयोग कहाँ होगा? कुछ खास फ्रेजेज में होता है। अगर आप यहाँ पे अपना लॉजिक लगाने बैठेंगे तो सब कुछ गुड़ गोबर कर बैठेंगे, इसलिए जहां भी फ्रेज का बात हो वहां पे आप अपना लॉजिक नहीं लगाइएगा। इसको यूं ही रट जाना है जो भी हम आपको अभी नीचे बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इन अ हरी, इन अ हरी, तो यहाँ पे आपको रट जाना है। उसी प्रकार इन अ फिक्स, इन अ नटसेल, मेक अ नॉइज, क्या है? मेक अ नॉइज। तो देखिए नॉइज कभी हम गिन सकते हैं सर, नॉइज यानी होता है हल्ला, यानी हो हल्ला जब आप करते हैं तो उसको नॉइज बोलते हैं। तो बताइए हल्ला कभी हम गिन सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर हल्ला को तो हम नहीं गिन सकते हैं। तो फिर इसके पहले ए कैसे लग गया? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जहां भी फ्रेज होगा वहां पे लॉजिक नहीं लगाना है, उसको यूं ही रट जाना है। तो बताइए ये अपवाद है कि नॉइज तो गिनाता नहीं है लेकिन फिर भी इसके पहले ए का प्रयोग होता है, ये अपवाद है। इन सभी को यूं ही रट जाना है बस। आगे देखिए टेल अ लाई, क्या है? टेल अ लाई। तो टेल अ लाई इसके साथ ए जरूर आएगा। मेक अ नॉइज इसके साथ ए जरूर आएगा। इन अ हरी इसके साथ ए जरूर आएगा। इन अ फिक्स इसके साथ ए जरूर आएगा। इन अ नटसेल इसके साथ ए जरूर आएगा। आगे उसी प्रकार देखिए हैव अ पेन, पेन यानी दर्द। बताइए दर्द गिनाता है? तो आप बोलेंगे सर दर्द को तो हम नहीं गिन सकते हैं। तो नहीं गिन सकते हैं तो बताइए इसके पहले ए कैसे आ गया? जो नहीं गिनाता है उसके पहले ए एन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आ गया है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फ्रेज में दिमाग नहीं लगाना है। देखिए हैव अ पेन ये बिल्कुल सही है। एट अ लॉस ये भी बिल्कुल सही है। एट अ स्टोन थ्रू, हैव अ चांस, बी इन अ टेम्पर, ये सब बिल्कुल सही है। कीप अ सीक्रेट यानी सीक्रेट बोलते हैं। हैव एन अपॉर्चुनिटी, टू मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ यानी अपने आप को मूर्ख बनाना। तो दोस्तों इस प्रकार ये खत्म हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।